श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के 2500 जवानों को ले जा रहे काफिले को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी जिसमें 350 किलो से ज्यादा विस्फोटक बताया जा रहा था, काफिले की बस से टकराई और देखते देखते 40 जवान शहीद हो गए। इसे पिछले कुछ दशकों में घाटी में सबसे भयानक आतंकी हमला बताया जा रहा है। इस हमले में गाड़ी के अवशेष और शव हाईवे पर बिखर गए। ये हमला कश्मीर के ही रहने वाले आदिल अहमद दर ने किया, जो पिछले साल ही आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद में शरीक हुआ था। इतने बड़े नुकसान के बाद भी सीआरपीएफ के ये जवान अपना बेहतर काम कर रहे हैं, रोज हजारों लोगों की हिफाजत। बर्फ से ढके पहाड़ और सर्दियों में शून्य से भी 30 डिग्री नीचे तक का तापमान, ऐसे हालात कि हम में से ज्यादातर तो ढंग से सांस भी न ले सकें। लेकिन श्रीनगर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर गुंड में सीआरपीएफ की 118 बटालियन के इन बहादुर जवानों के लिए ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। ये जवान सुबह 6 बजे जाग जाते हैं। ठंड इतनी है कि कई दिनों तक नहाना भी नसीब नहीं हो पाता है और वर्दी 5 से 6 रखनी पड़ती है, क्योंकि धुली वर्दी सूखने में भी वक्त लगता है। सबसे अहम है शारीरिक तौर पर मजबूत होना। उनकी ट्रेनिंग बड़ी कठिन होती है। दौड़ और जिम में कसरत, अच्छा खाना भी बहुत अहमियत रखता है। आप इस समय जो देख रहे हैं वो सीआरपीएफ के 118 बटालियन का वेपन ट्रेनिंग एक्सरसाइज चल रहा है इस समय। ये जो गन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये AK-47 गन्स हैं। अब ये सोल्जर्स जो हैं इनकी एक्सरसाइज ये है कि इनको ये पूरी AK-47 गन असेंबल करना आना चाहिए 60 सेकेंड्स के अंदर, विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ये इस राइफल को खोल करके वापस जोड़ेंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि ये जब बैटलफील्ड में जाएं और किसी भी तरह की अगर तकनीकी खराबी आती है तो इनको पता होना चाहिए कि ये राइफल जो है उसका कोई भी पार्ट खराब हो तो उसको कहाँ लगाना है, कैसे वापस फिट करना है। सर आप हमें बताएं क्या क्या पर्पस इसके सॉल्व होते हैं और क्या आप इस प्रोसेस को टाइम भी कर रहे हैं कि कितनी देर में ये असेंबल करते हैं? राइफल का खोलने व जोड़ने का समय 1 मिनट है, लेकिन जवानों को प्रशिक्षण के दौरान गहन अभ्यास दिया जाता है तो ये 1 मिनट से भी कम समय में राइफल को खोल के और जोड़ के राइफल को फायर में शामिल कर सके। अभ्यास के लिए हर एक हमारे यहाँ पर क्लास वगैरह चलती रहती है और ताकि जवानों को इसका अभ्यास बना रहे। कुछ लोगों को इस काम में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल है। वो इस काम को बंद आंखों से भी महज 60 सेकंड में ही कर सकते हैं। 1 घंटे की हथियार ट्रेनिंग के बाद जवान नदी किनारे गश्त के लिए निकलते हैं। हम इस समय मौजूद हैं सिंध नदी के ठीक साइड में। ये जो आप नदी देख रहे हैं ये है सिंध नदी। ये जो जवान आप देख रहे हैं ये सभी सीआरपीएफ के जवान जो हैं इस समय तकरीबन 4 से 5 फुट स्नो में चल करके आए हैं। 1 किलोमीटर से ज्यादा वो इसमें इस पूरे एरिया में घूम करके अपनी रिवर पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कैरी आउट करेंगे। इस एक्सरसाइज को कैरी करने का पर्पस ये होता है कि ये जो नदी आप देख रहे हैं उसके उस पार महादेव पर्वत है। पर्वत के दूसरी तरफ जो है नॉर्थ कश्मीर के इलाके हैं, जैसे कि कुपवाड़ा। नॉर्थ कश्मीर के इलाके माने जाते हैं जहां पर मिलिटेंट्स के यूजुअली रेस्टिंग एरियाज होते हैं और सीआरपीएफ ने पहले भी उन इलाकों में मूवमेंट्स देखे हैं मिलिटेंट्स के। इसलिए ये शंका बनी रहती है कि किसी भी समय पर वहां से अटैक हो सकता है, घुसपैठ हो सकती है और ऐसे किसी भी स्थिति को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए डेली इतने सारे फुट ऑफ स्नो में ये लोग चल करके आते हैं। आप देख सकते हैं ये जितने भी सैनिक हैं इन्होंने स्नो बूट्स पहने हुए होते हैं। जिस तरह के बूट्स हम आम आदमी को मिलते हैं बाकी शहरों में, ही उनसे बहुत अलग होते हैं। स्पेशली सीआरपीएफ के लिए बनवाए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की जो बर्फ है वो इनके पैरों तक ना पहुंचे। फ्रॉस्ट बाइट होने का डर रहता है जिसकी वजह से बहुत गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो उन सबको रोकने के लिए पूरा गियर आप देख सकते हैं, जैकेट, ग्लव्स, गले में भी पूरे बैंड्स हैं, चश्मा लगाया हुआ है क्योंकि जो धूप यहाँ पर ऐसे इलाकों में पड़ती है उससे जो है आंखों पर भी फर्क पड़ सकता है। तो उन सब चीजों को प्रिवेंट करने के लिए तो आप देख सकते हैं किस लेवल का प्रेपरेशन जो है, किस लेवल की कड़ी मेहनत, कितने सारे स्नो में लगातार यहाँ पर स्नोफॉल होता रहता है, उसमें चल करके डेली इस नदी के बिल्कुल बगल में आकर के ये अपनी पूरी पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कैरी आउट करते हैं।
खतरा पत्थर फेंकने वालों से भी है। सीआरपीएफ को हर साल पत्थरबाजी के तकरीबन 500 मामलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह के हालात का सामना करने के लिए जवान बॉडी प्रोटेक्टर्स, हेलमेट्स, डंडों से लैस रहते हैं। महिला पत्थरबाजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाल ही में 500 महिला कमांडोज की एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है। ऐसे जटिल मौसम में एक बड़ी समस्या है जवानों को मेडिकल तौर पर फिट रखना। पिछले साल नवंबर में इसी बटालियन के 50 साल के एक जवान का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सबसे बड़ा खतरा जो है वो कार्डियक अरेस्ट को लेकर के है। अभी 2018 के नवंबर में ही एक सोल्जर जो अपने 50s में थे, उनकी डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से। तो हार्ट अटैक इतना बड़ा खतरा रहता है ऐसी जगह पे, तो क्या आपकी तैयारियां रहती हैं या क्या प्रिपरेशंस है ताकि सोल्जर्स जो है अवेयर रहें कि जितना हो सके इस तरह की सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सके और आप लोग भी केयर कर सकें? मैम, ये यहाँ पे क्या है, जैसे ही यहाँ पे कोई पेशेंट आता है या कोई भी नॉर्मल भी अगर कोई आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तो ये हाई अल्टीट्यूड है और दूसरा यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कम है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसका हाई बीपी जो है वो बढ़ जाता है, तो उस दौरान हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं तो चेस्ट अगर बताएंगे कि चेस्ट पेन है, तो चेस्ट पेन में हम पूछते हैं कि भाई कहीं आपको इस साइड रेफ़र तो नहीं कर रही है, कहीं ऊपर की तरफ रेफ़र तो नहीं कर रही है। तो उस तरह से पहले उसकी प्रॉपरली एक हिस्ट्री ली जाती है। उसके बाद हम उसको तुरंत इकोस्प्रिन देते हैं। ये उसको बोला जाता है कि इसको आप पानी के साथ ले लीजिए, और ये सॉर्बिट्रेट है, तो ये उसको बोला जाता है कि आप अपनी जीभ के नीचे रख लीजिए। और ये दवाइयाँ ये लोग लगातार अपने साथ रहते हैं? मैम, ये 2-2 टैबलेट हर सिपाही अपने साथ रखता है। जी। वहाँ पे हम ईसीजी करते हैं, ईसीजी अगर चेंजेस हों तो वो भी पता चल जाता है। उसके बाद अगर हमें पूरा क्लियर करना हो तो हम ये जो है ये मैं थोड़ा दिखाऊंगा, ये हमारा एक ट्रॉप्टी किट है, तो इसको हम इसमें जैसे ये स्लाइड सी है, इसके बीच में ब्लड डाला जाता है, तो उसमें भी अगर ये पॉजिटिव आए तो पता चल जाता है कि हार्ट अटैक है, तो तुरंत हम इनिशियल अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे करके उसको तुरंत यहाँ से इवैक्यूएट करते हैं। अगर मान लीजिए कोई सीरियस इंजरी है या कोई बड़ा प्रोसीजर कैरी आउट करना पड़ता है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? अगर मैम देखिए, जैसे कि हमें लगा कि अब इसको इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है, तो हम बस यहाँ पे इतना इनिशियल ट्रीटमेंट ही देते हैं। उसके बाद हम इसको तुरंत अपने एम्बुलेंस में डाल के, और जो हमारा एक तो ट्रॉमा हॉस्पिटल है इधर कंगन में, पहले वहाँ पे ले जाएंगे। अगर फिर वहाँ से इनिशियल ट्रीटमेंट देके फिर हम हमारा जो एक स्कीम्स है श्रीनगर में, वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, है तो आपको 70 किलोमीटर हमें दूर ही जाना पड़ता है। पास में कोई ऐसा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर वहाँ भी इतना वो नहीं है, तो इसलिए हमें वहाँ यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना ही पड़ता है। मेन रोड से होते हुए कुंड एरिया, मस्जिद होते हुए हम लोग 118 बटालियन है, उस एरिया के तरफ एरिया डोमिनेट करते चलेंगे। दोपहर के खाने के बाद जवान एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज पर निकलते हैं, बटालियन परिसर के आसपास संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए। अब 5 बज रहे हैं और वक्त है कुछ खेलकूद का। अगर आपको ये लगता है कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो गोंदरबल डिस्ट्रिक्ट की जगह है जहाँ के 118 बटालियन के साथ हम हैं, वो लोग सिर्फ पेट्रोलिंग एक्सरसाइजेस कैरी आउट करते हैं, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस कैरी आउट करते हैं, पर ये वही जवान है जो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। 2 टीमें बनी हुई हैं। यहाँ जो आप मैच चलता हुआ देख रहे हैं, एक्चुअली बास्केटबॉल का मैच चल रहा है। 2 टीम्स बनी हुई हैं। एक टीम उनकी है जो लोग इस समय टोपी पहन के खेल रहे हैं, और दूसरी वो है जिन्होंने अपने सर पे एक पटका बांधा हुआ है। तो बकायदा सभी नियमों को फॉलो करने के साथ साथ जो है डेली आप इन सोल्जर्स को जो है अक्सर आउटडोर इस तरह के गेम्स खेलते हुए देखेंगे। जिस कोर्ट पे आप इन्हें अभी देख रहे हैं, यहाँ पे ये बास्केटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल भी यही खेलते हैं। अक्सर इसको क्रिकेट पिच की तरह भी यूज किया जाता है। और देखिए पूरे जोश के साथ -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस जगह का। सर, अपना नाम बताएं हमें पहले, और हमें बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स है यहाँ पर चलते रहते हैं, अभी फिलहाल जो है जो गेम चल रहा है उसमें क्या ये टीम्स में बांट करके आप लोग खेल रहे हैं, और बाकी कितने तरह के खेल आप यहाँ खेला करते हैं? जी मैम, मैं एएसआई टेक्निकल जितेंद्र उपाध्याय। ये गेम में हम यहाँ पे 2 टीमें आपस में बंटी हुई है। एक टीम जो केप लगा के रखी है मेरे जैसी, दूसरी टीम में हम ये जो पटका लगाया है। 2 टाइप की टीम है। शाम को हम डेली रूटीन में हम गेम खेलते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और क्रिकेट्स।
ये गेम होते हैं। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, जी मैम, जी इस पे मैम, चलता है। इसी कोर्ट पे चलता है हमारा। सर जैसे हम लोग को यूजुअली लगता है कि ऐसे मौसम में आम चीजें भी करना, अगर वॉक लंबा करना हो या जॉग भी करने को कोई कह दे तो बहुत मुश्किल लगेगा एक आम इंसान को। आप लोग -10 डिग्री सेल्सियस में जो है बास्केटबॉल खेल रहे हैं, इसके पीछे कोई रीजन है कि हीट मिलती है बॉडी को, या ऑल्सो मतलब एक रिफ्रेशमेंट भी है आपके दिन के बाकी कार्यक्रम से? मैम एक्चुअली ये हमारा एक पार्ट्स है। हम सुबह से ड्यूटी में, जब ड्यूटी से आते हैं जवान, तो शाम को गेम खेलते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए और इससे हमको एनर्जी मिलती है मैम। तो इतनी ठंड के बीच और इतने फुट ऑफ स्नो जो है वो यहाँ पे स्नोफॉल की वजह से ये जो इकट्ठा हो चुका है, उन सब के बीच जो है ये लगातार जो है इस मैच को खेल रहे हैं। एक दिलचस्प बात आपको और बताना चाहूंगी कि ये जो पीछे आप मेरे बास्केटबॉल कोर्ट देख रहे हैं, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट ही नहीं, ये साथ साथ एक हेलीपैड भी है। जब कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस इस एरिया में कैरी आउट करने होते हैं तो इसी सेम कोर्ट पर जो है हेलीकॉप्टर्स लैंड भी करते हैं। और अभी देखिए सेम जगह पर इन लोगों का जो है खेल चालू है, सीआरपीएफ के जवानों का। ये वो जो ब्रेक उनको अपनी बाकी दिन की गतिविधियों से चाहिए होता है, इनका मानना है कि यहाँ पर खेल करके उनको वो जो जिस ब्रेक की ज़रूरत होती है वो मिल जाता है और शरीर को भी जो है और गर्मी मिलती है ऐसे तापमान को फेस करने। पुलवामा हमले का 1 महीना बीत चुका है, पर उससे जुड़ी चुनौतियों का सामना ये अब भी करते हैं। हमले में शहीद हुए दोस्तों और साथियों के दुख के साथ साथ परिवारों की याद भी इन्हें सताती है। कितना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद अपने बटालियन को वापस लाना, क्योंकि ये अपने 2 साथियों को खोना और उसके बावजूद तुरंत आपको यू हैव टू बी बैक ऑन योर टोज इमीडिएटली और आपको उतने ही अलर्टनेस से ड्यूटी करनी होती है। तो कैसा होता है वापस इसको सिचुएशन को बैक टू नॉर्मल लाना? अच्छा मैम, गुड आफ्टरनून। इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, हम लोगों की सिखलाई तथा हम लोगों की ट्रेनिंग उस बेसिस पे दी जाती है कि एक नॉर्मल सिविलियन को एक सोल्जर में परिवर्तन कर दी जाती है। जो भी सिखलाई हमारी होती है, 55 हफ्ते की जो सिखलाई होती है ऑफिसर्स के केस में, तकरीबन 50 हफ्ते की सिखलाई होती है जवान्स और एसओज के केस में। ये सिखलाई के दौरान एक ड्रास्टिक चेंज होता है। एक आप पर्सनालिटी में कह सकते हैं, फिजिकल फिटनेस में कह सकते हैं, मेंटल फिटनेस में कह सकते हैं, मेंटल टफनेस में कह सकते हैं। ये जो परिवर्तन होता है ट्रेनिंग के दौरान, एक आम आदमी एक सिविलियन से एक सोल्जर में जो परिवर्तन हो जाता है, उसके सामने चुनौती यही रहता है, माई कंट्री माई नेशन फर्स्ट, माई ऑर्डर फर्स्ट। अपना पोजीशन लेंगे, एरिया क्लियर करेंगे। यहाँ पे लगातार स्नोफॉल होता है, बारिश होती है, तो ऐसे में अपने परिवार को ये इंश्योर करना कि वो लोग जो है बिल्कुल मतलब ज्यादा चिंता ना करें आपके बारे में, या किस तरह से कैसे परिवार के साथ कैसे डील करते हैं? जी, हमारे घर से जब फोन आता है तो हम उनको पूरी तरह अपनी बात नहीं बताते हैं। हम यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं या किस ढंग से ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपने परिवार को बच्चों के बारे में पूछ के, माँ पिताजी के बारे में पूछ के, बच्चों के पढ़ाई के बारे में पूछ के, ये सब करके उनको बता देते हैं। बात बाकी यहाँ कभी कभी नेटवर्क के बारे में बताते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, 2 दिन 1 दिन के लिए नेटवर्क चला जाता है। लेकिन हम तो यहाँ जान रहे हैं कैसी परिस्थिति में हम रह रहे हैं, वो हमारे को पता है, लेकिन हम अपने परिवार को नहीं उतना बताते हैं सर। हम उनको पहले बता दे रखे हैं कि कभी अगर टावर वगैरह यहाँ प्रॉब्लम होती है, यहाँ स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से कभी लाइट नहीं रहती है, तो यहाँ के टावर का प्रॉब्लम होता है। तो आप लोग चिंता ना करें, जब हमको टावर मिल जाएगा, चाहे जो भी संपर्क में होंगे, तो हम आपको तुरंत फ़ोन कर दिया करेंगे। जिन 2 सोल्जर्स को इस बटालियन ने खोया, वो भी उनमें से एक महेश कुमार जी जो हैं वो इलाहाबाद के रहने वाले थे, नारायण गुर्जर जो थे वो राजस्थान के रहने वाले थे। तो देश के सभी इलाकों से लोग यहाँ पर आते हैं,
सीआरपीएफ को ज्वाइन करते हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपके क्या कारण रहे सीआरपीएफ को ज्वाइन करने के लिए। इतनी टफ पोस्टिंग्स होती हैं, इतना मुश्किल होता है, तो क्या आप लोगों का इंस्पिरेशन रहा सीआरपीएफ ज्वाइन करने में? एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा रहा। हम तो चाहते थे, मेरे घर में परिवार में कोई फ़ौज में नहीं था, इसलिए मैं चाहता था कि फ़ौज की वर्दी पहनूं ताकि गांव में मेरे परिवार का भी नाम हो कि इनके परिवार का भी कोई सदस्य देश सेवा में है। कितनी मुश्किल हालात में जो है इनकी पोस्टिंग होती है, कितने मुश्किल क्लाइमेट में ये अपने सारे ड्यूटीज़ जो हैं, अपना पूरा डिप्लॉयमेंट जो है उस पर लगातार तैनात रहते हैं। परिवारों से संपर्क करना तक मुश्किल हो जाता है, उसके बावजूद ये जो है इनकी हिम्मत में कोई कमी नहीं आती, इनके साहस में कोई कमी नहीं आती। ये राष्ट्र के प्रति उतनी ही श्रद्धा से लगातार काम करते रहते हैं। कैमरा पर्सन आमिर भट्ट के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, गगनगीर कश्मीर से, एनडीटीवी इंडिया के लिए।